91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। और आओ सीखे मनोविज्ञान की श्रृंखला में मैं विनीता पंत मनोविज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ बीए प्रथम वर्ष की प्रथम पुस्तक मनोविज्ञान की मूलभूत प्रक्रियाओं की इकाई 3 के पाठ का दूसरा भाग विस्मरण या फॉरगेटिंग। पिछली कक्षा में हमने स्मृति के स्वरूप को जाना था और आज हम उसी के दूसरे पक्ष यानी विस्मरण को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि स्मृति के दोनों पक्ष, चाहे वो स्मरण हो चाहे विस्मरण, दोनों का अपना महत्व है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि विस्मरण यानी फॉरगेटिंग की प्रक्रिया कैसे होती है या फॉरगेटिंग हम किसे कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम दैनिक दिनचर्या में हम बोलते रहते हैं कि जब हमें कोई चीज याद नहीं आ रही है तो हम कहते हैं हम उसे भूल गए, अरे हमें याद नहीं आ रहा, अरे ये चीज तो हमें आती थी फिर लेकिन हम भूल गए। तो यही विस्मरण एक तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम इसको सरल भाषा में परिभाषित करने का प्रयास करें तो हम कहेंगे कि जब हम पूर्व में सीखे गए अनुभवों को किसी कारण से खो देते हैं या उनका प्रत्यावहन नहीं कर पाते हैं तो उसे विस्मरण कहा जाता है। जैसा हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि स्मृति का जब हम निर्माण करते हैं, मेमोरी बनाते हैं किसी चीज की, तो उसकी एक प्रोसेस चलती है जिसमें स्मृति चिन्हों का निर्माण होता है। तो उन मेमोरी ट्रेसेस को जब हम धीरे धीरे लॉस कर देते हैं या वो मेमोरी ट्रेस हमारे वीक हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें उस चीज का विस्मरण हो जाएगा। ये जो सिद्धांत था इसको एबिंगहॉस ने दिया था कि धीरे धीरे स्मृति चिन्हों के मिट जाने से विस्मरण हो जाता है। परंतु कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि हमारे दिमाग में जो भी हमने पाठ पढ़ा है उसके स्मृति चिन्ह मौजूद होते हैं, परंतु किसी संकेत चिन्हों की उपलब्धता न होने की वजह से हमें उस चीज का स्मरण नहीं हो पाता। इस आधार पे कहा गया कि यदि विस्मरण का कारण स्मृति चिन्हों का नष्ट होना हो रहा है या उनका फीका पड़ना हो रहा है तो उसे हम ट्रेस डिपेंडेंट फॉरगेटिंग या चिन्ह आधारित विस्मरण कहते हैं। और यदि विस्मरण का कारण संकेतों की अनुपस्थिति यानी कि क्यूज, कोई क्यू आपको नहीं मिल रहा है तो क्यू की अगर अनुपस्थिति है तो उसे हम क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग या संकेत आधारित विस्मरण कहेंगे। जैसे आपने अनुभव भी किया होगा, कई बार आपको अगर कोई चीज पूछी जाती है तो आप बोलते हैं कि अरे कोई क्यू दो, हमें कुछ ऑप्शन दो हमें। तो अगर हमें छोटे सा ऑप्शन मिलता है तो हमें वो चीज याद आ जाती है। तो यही क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग है कि अगर हमें क्यू नहीं मिल रहा है तो हम उस चीज को याद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनके मेमोरी ट्रेसेस या स्मृति चिन्ह हमारे मस्तिष्क में बने हुए हैं। अब विस्मरण की जो मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किए और उनके जो सिद्धांत दिए उस आधार पे विस्मरण के संबंध में 2 दृष्टिकोण प्रचलित हैं, जिसमें एक दृष्टिकोण कहता है कि विस्मरण की जो प्रक्रिया है वो निष्क्रिय है, यानी कि फॉरगेटिंग इज अ इनएक्टिव मेंटल प्रोसेस। और जो दूसरा दृष्टिकोण है वो कहता है कि विस्मरण की प्रक्रिया एक्टिव मेंटल प्रोसेस है या सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। पहली जो धारणा है उसमें एबिंगहॉस ने कार्य किया है। एबिंगहॉस ने स्मृति के क्षेत्र में काफी अधिक योगदान दिया है। उन्होंने सर्वप्रथम स्मरण एवं जो विस्मरण की प्रक्रिया है उस पर बहुत अधिक अध्ययन किए और उसी को आगे बढ़ाते हुए अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी इसमें अध्ययन करने का प्रयास किया। तो एबिंगहॉस ने जो अध्ययन किया उसमें उन्होंने स्वयं कुछ निरर्थक पदों का निर्माण किया। अब निरर्थक पद क्या होते हैं? निरर्थक यानी कि नॉनसेंस सिलेबस उनको नाम दिया गया। नॉनसेंस जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जिनका कोई सेंस नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, वो अर्थविहीन जो सिलेबल्स है उनको उन्होंने नॉनसेंस सिलेबल्स कहा। उन्होंने ऐसे ही काफी लगभग 2400 उन्होंने नॉनसेंस सिलेबल्स का निर्माण किया, जिनको निर्माण करने के लिए भी उन्होंने एक तरीके को फॉलो किया। उन्होंने इसको सीवीसी के टर्म्स में निर्माण किया, यानी कि कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट। जैसे कि हमने बोला कि बी ए फिर सी, तो ये जो बी ए सी हो गया ये एक नॉनसेंस सिलेबल्स है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये हमारे दैनिक दिनचर्या में कभी हम प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इसको उन्होंने प्रयोग में अपने इसलिए लिया क्योंकि यदि अगर हम ऐसे शब्दों को अपने प्रयोग में लेते स्मृति का अध्ययन करने के लिए कि जो अर्थ युक्त होते और जिनको हम दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करते, तो कई बार ऐसा होता कि वो शब्द से जो प्रयोग था वो पहले से ही
फैमिलियर होता है एक तरीके से, और उन चीजों को उसको याद करने में आसानी होती, या वो अध्ययन जो है सही तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने निरर्थक शब्दों का या निरर्थक पदों का निर्माण किया। तो इस प्रकार एबिंगहॉस ने क्या किया, उन्होंने स्वयं निरर्थक पदों को याद किया और अपनी स्मृति की जांच उन्होंने भिन्न भिन्न समय अंतराल में की। जैसे कि उन्होंने 20 मिनट में उनको प्रत्यावन करने का प्रयास किया, फिर 1 घंटे में फिर प्रत्यावन किया, फिर 1 दिन में किया, 2 दिन में किया, ऐसे 30 दिन तक उन्होंने ये प्रक्रिया को फॉलो किया। और इस आधार पे उन्होंने एक विस्मरण का वक्र यानी कि फॉरगेटिंग कर्व का निर्माण किया, मतलब बनाया उसे, और बताया कि अगर हम इस फॉरगेटिंग कर्व को ध्यान से देखें तो उसमें देखा गया कि शुरू में जो विस्मरण की प्रक्रिया थी वो काफी तेज थी, और धीरे धीरे वो विस्मरण की जो प्रक्रिया थी, वो जो कर्व था वो फ्लैट हो रहा था। यानी कि विस्मरण की प्रक्रिया में शुरू में तेजी आई थी और धीरे धीरे उसमें कमी देखी गई थी। तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि जो भी चीज हम याद करते हैं उसमें क्या होता है कि हम शुरुआत में हम उसका विस्मरण जल्दी से करते हैं, मतलब तेजी से करते हैं, या और धीरे धीरे हम विस्मरण की जो दर है उसमें कमी आती हुई देखते हैं। उन्होंने पाया कि 20 मिनट में, जो पहली बार जब उन्होंने जांच की थी, तो 55.8% तथा 1 घंटे में 64.2% विस्मरण की मात्रा थी। उसी प्रकार 1 दिन में 66.3% विस्मरण की मात्रा हो गई थी, तथा जो आखिरी दिन था, 30वां दिन था, उसमें 79 या 80% के लगभग जो थी विस्मरण की मात्रा थी। तो इस आधार पर उन्होंने देखा कि विस्मरण की मात्रा तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन विस्मरण की जो दर थी वो प्रथम 20 मिनट में 44.2 थी, तथा अंत के जो 30वां दिन था उसमें 6.8 थी। यानी कि विस्मरण की दर जो थी वो सबसे अधिक शुरू में थी और सबसे कम लास्ट में थी, परंतु विस्मरण की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। लेकिन इस आधार पर उन्होंने यही बताने का प्रयास किया कि विस्मरण की दर सीखने के तुरंत बाद तीव्र होती है, तथा अंत में विस्मरण की जो दर है वो थोड़ी कम हो जाती है। परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों, जिसमें कि मैडनिकल और उनके सहयोगियों ने अपने प्रयोग किए, तो उन्होंने पाया कि कई बार हम क्या होता है, कुछ विषयों की ओवर लर्निंग करते हैं, तो जो उसका वक्र है इस फॉरगेटिंग कर्व से भिन्न बनता है। भिन्न ऐसे बनता है कि ऐसे विषय जिनकी ओवर लर्निंग की जाती है, उनकी जो धारण क्षमता होती है वो समय के साथ स्वयं बढ़ जाती है। और इस प्रकार की जो फिनोमेना था, इसको रेमिनिसेंस फिनोमेना यानी कि संस्मृति कहा गया। मतलब संस्मृति में हम देखते हैं कि जिन विषयों की ओवर लर्निंग की जाती है वह विषयों की धारण क्षमता समय के साथ स्वयं बढ़ती जाती है। अब जो दूसरी धारणा थी, जिसमें कि कहा गया था कि फॉरगेटिंग जो होती है वो एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस होती है, यानी कि सक्रिय मानसिक प्रक्रिया होती है। उसमें जेनकिंस और डेलेनबेक तथा मुलर एंड पिल्जेकर और आदि कुछ मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने एबिंगहॉस की जो धारणा थी उसका विरोध करते हुए कहा कि केवल समय बीतना और स्मृति चिन्हों का नाश होना ही विस्मरण का कारण नहीं होता, परंतु इस समय अंतराल के दौरान व्यक्ति कई बार कुछ दूसरा कार्य करने लगता है और वो जो कुछ नई चीजें सीखने लगता है, और इन सब की वजह से वह जो अपना मूल विषय होता है उसको भूल जाता है। इस आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि केवल स्मृति चिन्हों के नाश होने से या फिर समय बीतने से ही विस्मरण हो जाता है। जेनकिंस और डेलेनबेक ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने 2 प्रयोज्य लिए और उन्होंने 10-10 निरर्थक पद जो थे उसकी सूची याद करवाई। एक प्रयोज्य को उन्होंने सुबह याद करवाई और एक प्रयोज्य को रात में याद करवाई। जिसको सुबह याद करवाई उसको उन्होंने अलग अलग समय अंतराल, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, फिर उसके बाद उन्होंने शाम के 5 बजे, फिर 8 बजे, ऐसे करके उससे वो उसका प्रत्यावहन करवाया। और रात वाले को भी उन्होंने सूची याद कराने के बाद सुला दिया और कुछ कुछ समय में उसे उठाकर उनका प्रत्यावहन करवाया। और उन्होंने देखा कि जिस प्रयोज्य को सुबह सूची याद कराई गई थी वो दिन भर में सारी क्रियाएं करता था, यानी कि वो कॉलेज जाता था, लेक्चर सुनता था, लाइब्रेरी भी जाता था, तो उसका प्रत्यावहन जो रात का प्रयोज्य था उसके प्रत्यावहन से कम था। यानी कि दिन में जो विस्मरण था उसकी प्रक्रिया ज्यादा थी और रात में जिस प्रयोज्य ने सूची को याद किया था उसकी विस्मरण की मात्रा कम थी। इस आधार पर उन्होंने बताया कि अगर ऐसा होता कि समय बीतना ही केवल विस्मरण का कारण होता तो दोनों प्रयोज्यों में विस्मरण की मात्रा लगभग समान होती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि धारण अंतराल के दौरान व्यक्ति कुछ नया कार्य करता है या किसी अन्य कार्य में वो जुड़ जाता है तो उसकी वजह से उसकी विस्मरण में प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर ये दोनों धारणाओं को लेके अन्य अध्ययन भी हुए हैं। अब हम
अगले जिस विषय पे बात करेंगे वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरगेटिंग, यानी कि विस्मरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसमें भी हम 2-3 तरीके की जो फैक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि है फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग या सीखने से संबंधित कारक, दूसरा है फैक्टर्स रिलेटेड टू रिटेंशन इंटरवल या फिर धारण अंतराल से संबंधित कारक, और तीसरा है जो लर्नर है उससे संबंधित कारक यानी फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर। अब फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्निंग में हम देखते हैं कि व्यक्ति जब किसी चीज को सीखता है तो उस जो विषय वस्तु को वो सीख रहा है उसका नेचर कैसा है, विषय का स्वरूप कैसा है, इसको हम देखेंगे, या फिर जितनी मात्रा में वो सीख रहा है, डिग्री ऑफ लर्निंग, उसको हम देखेंगे। उसके अलावा किस तरीके से वो सीख रहा है उसको हम देखेंगे, तथा विषय की जो लंबाई है उसको भी हम देखेंगे इसमें। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं विषय के स्वरूप का कैसे फॉरगेटिंग पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम देखें तो जो निरर्थक विषय होते हैं या निरर्थक पद होते हैं उनकी जो विस्मरण की मात्रा होगी और विस्मरण का जो समय होगा वो भी जल्दी होगा, परंतु जो सार्थक विषय होंगे वो इसके विपरीत काम करेंगे, यानी कि सार्थक विषय की अपेक्षा निरर्थक जो विषय होंगे उनको व्यक्ति जल्दी भूल जाएगा, क्योंकि निरर्थक पद जो होते हैं या निरर्थक विषय जो होंगे उनको व्यक्ति अधिकतर रटकर याद करेगा और उसमें वो कोई सहसंबंध या सहचर्य स्थापित नहीं कर पाएगा तथा उनको पढ़ने में उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं आएगा उसे, तो इसकी वजह से वो उन्हें जल्दी भूल जाएगा। जबकि जो सार्थक विषय होंगे, सार्थक पद होंगे, उनको वो रटकर याद नहीं करेगा, उनको वो समझकर, उनका सहसंबंध बनाकर, उनका एसोसिएशन बनाकर वो याद करेगा, उनको समझने में, पढ़ने में वो इंटरेस्ट लेगा, इसलिए उनकी स्मृति अधिक समय तक बनी रहेगी। परंतु मनोवैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि सभी सार्थक विषयों का विस्मरण दर जो होती है वह समान नहीं होती। कई बार व्यक्ति अगर सार्थक विषय को भी हम देखें तो व्यक्ति कुछ विषयों को जल्दी भूल जाता है और कुछ विषयों को नहीं भूलता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके पाया कि सुखद अनुभवों को व्यक्ति दुखद विषयों की अपेक्षा कम विस्मरण करता है, यानी कि दुखद विषयों को वह जल्दी भूल जाता है। इस सिद्धांत को पॉलियाना प्रिंसिपल नाम दिया गया। यह काफी जो है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण फिनोमेना माना जाता है। एग्जाम्स वगैरह में भी इसका क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें कहा गया कि मनुष्य जो है वो दुखद अनुभूतियों को सुखद अनुभूतियों की अपेक्षा जल्दी या अधिक भूल जाने की प्रवृत्ति रखता है और इसी नियम को पॉलियाना प्रिंसिपल कहा गया है। दूसरा जो हमने फैक्टर इसमें देखा वो है डिग्री ऑफ लर्निंग, यानी कि कितनी मात्रा में विषय को जो प्रयोज्य है या व्यक्ति है वो पढ़ रहा है। तो इसमें मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि ओवर लर्निंग जो होती है वो हमेशा अंडर लर्न जो मटेरियल होते हैं उनकी अपेक्षा अच्छी होती है, यानी कि जिन विषयों की ओवर लर्निंग की जाती है उनको व्यक्ति अंडर लर्न विषयों की अपेक्षा कम भूलता है। अब ओवर लर्निंग क्या है या अंडर लर्निंग क्या है? अगर किसी विषय को या किसी पाठ को जितने प्रयास उसको याद करने के लिए चाहिए उससे अधिक प्रयासों में हम याद कर रहे हैं तो उसे हम ओवर लर्निंग कहेंगे, और अगर किसी पाठ को याद करने के लिए जितने प्रयास चाहिए उससे कम प्रयासों में हम उसको याद करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसे हम अंडर लर्निंग कहेंगे। तो इस प्रकार देखा गया कि ओवर लर्निंग जिन विषयों की जाती है उनको व्यक्ति कम भूलता है अंडर लर्न विषयों की अपेक्षा। इसके अलावा जो मेथड्स ऑफ लर्निंग होते हैं या किसी विषय को याद करने का तरीका कोई व्यक्ति कैसे अपना रहा है यह भी विस्मरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि हर व्यक्ति का याद करने का तरीका, स्मरण करने का तरीका अलग अलग होता है। तो अगर आप गलत विधि से किसी चीज को स्मरण में रख रहे हैं या याद कर रहे हैं तो आपका विस्मरण जो है वो जल्दी हो जाएगा उस चीज को लेके। तो अधिकतर जो स्मरण की जो विधियां बताई जाती है उसमें हम मानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग या विराम विधि जो होती है और अंश विधि जो होती है यानी पार्ट मेथड होता है उसके द्वारा और सहचर्य विधि के द्वारा जब हम सीखते हैं पाठ को तो हम अधिक समय तक स्मरण रख पाते हैं। कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता, कई बार अपवाद होते हैं, लेकिन अधिकतर विषयों में यह विधियां काम करती हैं। इसके अलावा विषय की जो लंबाई है वह भी एक कारक है विस्मरण का, जिसमें कि हम देखते हैं कि लंबे विषय जो होते हैं जिनमें सहचर्य स्थापित हो सकता है, लंबे पाठ जो होते हैं जैसे कोई कहानी है या हिस्ट्री का कोई चैप्टर है जिसको आप समझ के उनमें सहचर्य स्थापित करके याद कर पाते हैं तो उनको आप याद ज्यादा समय तक रखेंगे, आपके मेमोरी में वो ज्यादा समय तक रहेंगे और आप उनका विस्मरण इतनी जल्दी नहीं करेंगे। परंतु अगर जो छोटे छोटे विषय होंगे या फिर जैसे डेट्स होती हैं, तिथियां होती हैं, हमको याद करते हैं या किसी मनोवैज्ञानिक का नाम, किसी भी साइंटिस्ट का नाम हम याद करते हैं तो
तो वो हम अगर बहुत उसका रिवीजन नहीं करते हैं, बार बार उसको याद नहीं करते हैं या सहचर्य नहीं बनाते हैं उसका, तो हम उसको जल्दी विस्मरण कर जाते हैं, क्योंकि वहां उतना सहचर्य नहीं बन पाता है जितना कि एक लंबे विषय में बन पाता है। इसके बाद हम आते हैं जो दूसरा फैक्टर था हमारा कि फैक्टर्स रिलेटेड टू रिटेंशन इंटरवल, यानी धारण अंतराल जो है उस दौरान क्या हो रहा है, इससे संबंधित जो तथ्य होते हैं वो भी विस्मरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब इसमें हम 2-3 चीजों की बात करते हैं। एक तो आता है हमारा रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन, जिसको हम पृष्ठोन्मुख अवरोध कहते हैं। दूसरा आता है अग्रलक्षी अवरोध यानी कि प्रोएक्टिव इनहिबिशन, और एक आता है रिट्राइवल इनहिबिशन। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी विषय को याद करते हैं उसके बाद जब हम उसका प्रत्यावहन करते हैं तो उस बीच में जो समय होता है उसको धारण अंतराल कहते हैं। और इस धारण अंतराल में यदि व्यक्ति कुछ और कार्य करता है, कुछ अन्य विषय को याद कर लेता है या सीख लेता है, तो उसका भी इसमें प्रभाव पड़ता है। तो धारण अंतराल में जब व्यक्ति नए विषय को सीखने का प्रयास करता है और इसका प्रभाव यदि मौलिक विषय की स्मृति चिन्हों पर पड़ रहा होता है, तो इसे हम कहते हैं पृष्ठोन्मुख अवरोध या रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। अब इसमें भी 2-3 तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर जो नया जो विषय है जिसको वो सीख रहा है, जिसको हम इंटरपोलेटेड टास्क भी कहते हैं या अवरोधक विषय भी कहते हैं, उसकी और जो मूल विषय है उसकी सिमिलैरिटी कितनी है, या डिग्री ऑफ इंटरपोलेटेड टास्क कितना है, या नंबर ऑफ जो न्यू लर्न इंटरपोलेटेड टास्क है, ये सब जो फैक्टर्स हैं ये पृष्ठोन्मुख अवरोध की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित करते हैं। जैसा कि बताया गया था कि जो मूल विषय है और उसके बाद जो दूसरा अवरोधक विषय है जिसको व्यक्ति बीच में याद कर रहा है या जिसको वो सुन रहा है, जिसको हम इंटरपोलेटेड टास्क कह रहे हैं, उनके बीच में यदि बहुत अधिक समानता होती है, बहुत अधिक सिमिलैरिटी होती है, तो विस्मरण की जो दर होती है वो कम होती है। और यदि इनके बीच में समानता बिल्कुल भी नहीं रहती, ये बिल्कुल भिन्न होते हैं, तब भी विस्मरण की जो दर है वो कम होती है। परंतु अगर इनके बीच में मध्य लेवल की यानी कि इंटरमीडिएट लेवल की अगर समानता होती है, तो हमारा जो विस्मरण है वो सबसे अधिक देखा गया, या फिर रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन सबसे ज्यादा उस समय होता है। ये जो हाइपोथेसिस थी इसको स्कैग्स रॉबिन्सन हाइपोथेसिस कहा जाता है, क्योंकि स्कैग्स और रॉबिन्सन ने यह परिकल्पना दी थी। उन्होंने बताया था कि यदि इंटरपोलेटेड टास्क तथा जो मूल विषय ओरिजिनल टास्क था उसकी जो समानता है वो इंटरमीडिएट स्तर की होगी, तो सबसे अधिक रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन होगा। अब दूसरा जो इसका भाग है वो है प्रोएक्टिव इनहिबिशन या अग्रलक्षी अवरोध। अग्रलक्षी अवरोध जो है उसमें क्या होता है कि यदि जो मूल विषय है उससे पहले जो सीखी गई चीजें हैं वो अगर मूल विषय के प्रत्यावहन में बाधा पहुंचा रही है, उसको सीखने में बाधा पहुंचा रही है, तो इसको हम अग्रलक्षी अवरोध कहते हैं। जैसे अगर हम इसको उदाहरण से समझें कि यदि आपने बैडमिंटन खेला हुआ है, बहुत समय तक आप बैडमिंटन खेलते आ रहे हैं, तो आपको बैडमिंटन खेलने की हैबिट पड़ी होती है, लेकिन फिर आप तुरंत अगर टेबल टेनिस खेलने लगते हैं, तो टेबल टेनिस और बैडमिंटन में बहुत सारी चीजें अंतर भिन्न होती हैं, उनमें बहुत अंतर होता है। तो आपको एकदम से इसको सीखने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी जो हाथों को हैबिट पड़ी हुई है वो बैडमिंटन खेलने की पड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोएक्टिव इनहिबिशन या अग्रलक्षी अवरोध हो रहा है। इसके अलावा जो थर्ड जो फैक्टर यहाँ पे काम करता है रिटेंशन इंटरवल का, वो है रिट्राइवल इनहिबिशन, यानी कि प्रत्यावहन करने में जो अवरोध आता है। इसमें हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति किसी चीज की मतलब स्वयं से पुनः प्राप्ति करने का अधिक प्रयास करता है, बहुत अधिक कोशिश करता है कि वो किसी चीज को रिकॉल करे, तो वह सब विषय जिनका प्रत्यावहन वो नहीं कर रहा है और उसने वो पहले याद किए हुए हैं, वो उनकी स्मृति चिन्ह अपने आप स्वयं से कमजोर बन जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है रिट्राइवल इनहिबिशन। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो जो कारक थे, फैक्टर रिलेटेड टू लर्निंग और फैक्टर रिलेटेड टू रिटेंशन इंटरवल, कैसे विस्मरण को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ जो तीसरा कारक आता है वो आता है फैक्टर रिलेटेड टू लर्नर, यानी कि जो सीखने वाला व्यक्ति है, जो सीख रहा है, उससे संबंधित कारक। उससे संबंधित कारक क्या हो सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि स्वास्थ्य व्यक्ति का, यदि आप अगर किसी चीज को याद कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य खराब है, आप सही स्थिति में नहीं हैं, आप बीमार हैं, तो आपका मन नहीं लगेगा उसको पढ़ने में। इसके साथ ही बहुत सारी और भी कारक होंगे जो प्रभावित करेंगे आपकी स्मरण की प्रक्रिया को। तो इस वजह से आपकी विस्मरण की दर अधिक होगी, क्योंकि आपने उसको सही से याद ही नहीं कर पा रहे हैं, आप उसकी मेमोरी नहीं रख पा रहे हैं। इसके अलावा आपका जो मेंटल सेट है वो भी स्मरण की प्रक्रिया को प्रभावित करेगा, तो डायरेक्टली वो विस्मरण को भी प्रभावित करेगा।
क्योंकि अगर व्यक्ति किसी पाठ को कभी याद कर रहा है या समझ रहा है और वो इस मेंटल सेट में नहीं है कि वो उसको समझ पाए या उसमें वो इंटरेस्ट ले, तो वह सही से उसका स्मृति चिन्हों का निर्माण नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से उसे उस पाठ का विस्मरण जल्दी हो जाएगा। एक और चीज इसमें बताई गई थी कि व्यक्ति किसी मेंटल सेट में अगर किसी चीज को याद कर रहा है तो उसका प्रत्यावहन भी कहीं ना कहीं उसी मेंटल सेट में अगर वो करे तो वो बेहतर प्रत्यावहन होता है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को सिटिंग पोस्चर में बैठ के आप किसी चीज को पढ़िए या याद करिए, क्योंकि एग्जाम भी जब आप देंगे तो सिटिंग पोस्चर में ही बैठकर आप एग्जाम देंगे, तो उसी अवस्था में आपने वो चीज याद करी है और उसी अवस्था में आप उसका प्रत्यावहन करेंगे तो आपको वो जल्दी रिकॉल हो जाएंगी। इसके साथ ही कुछ मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि वह टास्क जो हम अधूरे छोड़ देते हैं उनकी स्मृति हमारे दिमाग में अधिक समय तक रहती है, उनको हम नहीं भूलते हैं, परंतु वह टास्क जो हम पूरे कर चुके होते हैं उनमें हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और उनकी स्मृति लंबे समय तक नहीं रहती या उन्हें हम जल्दी भूल जाते हैं। इसका प्रयोग जो किया था वो ज़ैगार्निक नाम की महिला मनोवैज्ञानिक थी, उन्होंने किया था और उन्होंने पाया कि व्यक्ति जिन कार्यों को अधूरा छोड़ देता है उन कार्यों का विस्मरण उसे नहीं होता या देर से होता है, क्योंकि वह उसने अधूरे छोड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें एक इंटरेस्ट उसका बचा होता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि विस्मरण क्या है और विस्मरण की प्रक्रिया कैसे काम करती है, कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। अगले विषय के साथ हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।